हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब एंड वेलकम टू द बायोलॉजी सेशन। आज के सेशन के अंदर हम लेकर आए हैं आपके लिए कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज वाला पैटर्न, यानी जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके 2025 में मास्टर कैडर होने वाले एग्जाम के बारे में, जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा दैट इज योर बॉटनी। पहले हम बॉटनी की बात करेंगे और इसके अंदर हम बात करेंगे आपके प्लांट्स हैं उसमें किस तरीके के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अगर आप बॉटनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, सो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आप में से कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर कैडर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर मास्टर कैडर। और 2025 में जब आपको पेपर मास्टर कैडर का दिखाई देगा तो यही कॉन्सेप्ट और यही एमसीक्यूज कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे 2025 में। बिल्कुल सही है कि एग्जाम में जो आपके सवाल आएंगे वो आपको इसी सेशन में से आएंगे। आपको इस सेशन को बहुत गौर से देखना है, ध्यान से देखना है, आंसर्स करने हैं। अगर कोई डाउट है तो आप उस डाउट को भी पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। आप जो भी टॉपिक आपको लगता है कि दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको वो करना है, आपको उसके बारे में समझ नहीं आया है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं उसके बारे में कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको जितने पॉसिबल हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो भी करवाने की उसमें पूरी पूरी कोशिश करूंगी। राइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज योर एमसीक्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो हम इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखेंगे और साथ ही साथ हम इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं। ठीक है जी। सो मैं निकिता सोनी आपके लिए लेकर आई हूं एक और सीरीज जिसके अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे विद कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं प्लांट ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन रखने का रीजन क्या है? पहला क्वेश्चन रखने का रीजन ये है कि इस क्वेश्चन से आपको समझ आएगा कि आज हम इस सेशन के अंदर आपका कौन सा टॉपिक है बॉटनी का जिसे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो जो हमारा आज का टॉपिक है वही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ग्रोथ रेगुलेटर्स जो आपके कंट्रोल करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को, विच बेसिकली कंट्रोल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मैक्रो एलिमेंट्स, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइटो हार्मोन्स। यानी हम यहां पर बात कर रहे हैं आपके प्लांट हार्मोन्स की। ठीक है, तो फाइटो हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज प्लांट हार्मोन्स। राइट, तो जैसे कि ह्यूमंस के अंदर, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हर एक जो सिस्टम है इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दी हार्मोन्स। उनको कोई ना कोई हार्मोन जो है वो क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है, उसको चला रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर राइट फ्रॉम द रूट सिस्टम टू द ट्रांसपोर्ट एंड द मिनरल न्यूट्रिशन, आप कुछ भी ले लीजिए, फोटोसिंथेसिस है आपका, अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट है, एब्जॉर्प्शन है, ट्रांसलोकेशन है, जितनी भी चीजें हैं आपके प्लांट्स के अंदर उन सबको जो रेगुलेट करता है वो है आपका फाइटो हार्मोन्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स। ये हार्मोन्स आपको मिलते हैं आपके प्लांट्स के अंदर इन अ नेचुरल फॉर्म। तो फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और हार्मोन्स का मतलब ऑब्वियसली हार्मोन्स है, जो प्लांट के अंदर हार्मोन्स है। एंड दीज प्लांट्स आर बेसिकली नेचुरली अकरिंग एज, सॉरी दीज हार्मोन्स जो है दे आर नेचुरली अकरिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स आपको नेचुरली प्लांट्स के अंदर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आर्टिफिशियल नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमें आर्टिफिशियल अगर चाहते हैं हम एक्सट्रैक्ट करना तो हम नहीं कर पाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं दे आर नेचुरल एंड दे आर वेरी लाइक दे आर सिंथेटिक एज वेल। ठीक है, तो यहां पर बना देती हूं आपको एक छोटा सा ग्राफ जो आपके लिए होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इस ग्राफ को बेस बनाकर आप अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको ये वाला चार्ट हेल्प करेगा एक पाथवे बनाने में, एक ओवरव्यू बनाने में कि मुझे अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्वालिफाई करना है एग्जाम, और मुझे अगर फाइटो हार्मोन्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स को अगर आपको क्लियर करना है, ग्रोथ रेगुलेटर्स टॉपिक को अगर आपको जो है वो समझना, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो इस चार्ट को फॉलो कीजिए। इस चार्ट के अंदर जो जो चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है और वही चीजें आपको हेल्प करेंगी। सो दिस इज योर पीजीआर। अब ये जो पीजीआर होते हैं ये आपके कैसे होते हैं? तो ये पीजीआर आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, यानी कि आपको नेचुरली एनवायरमेंट के अंदर, प्लांट्स के अंदर मिल जाएंगे।
एंड दे कुड बी सिंथेटिक इन नेचर। सिंथेटिक का मतलब होता है कि आप उन्हें क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो होते हैं आपके सिंथेटिक हार्मोन्स। अब ये जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं, या तो ये किसी भी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, तो ये जो आपके नेचुरल हार्मोन्स हैं, ईदर दे आर promoting in nature or they promote the growth, या ग्रोथ प्रोमोटर्स हो सकते हैं, या फिर वो आपके इनहिबिटर्स हो सकते हैं, या तो वो ग्रोथ को रोकेंगे या वो ग्रोथ को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो दिस एक तरफ है प्रमोशन और एक तरफ है इनहिबिशन। और सिंथेटिक तो आपको पता ही है, वो दोनों काम करेगा, जो आपको जरूरत है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बन जाएंगे। नाउ जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, सो वी टॉक अबाउट द ऑक्सिन्स, देन देयर इज अ जिबरलिक एसिड एंड, जिसको आप जिबरलिन्स भी कहते हैं, एंड देन योर साइटोकाइनिन्स। तो ये हैं आपके ग्रोथ प्रोमोटर्स। इनहिबिटर्स में आते हैं आपके इथाइलिन, ओनली गैसियस हार्मोन एज वेल, एंड योर एबीए, एब्सिसिक एसिड। सिंथेटिक के अंदर जो कि मैन मेड है, उसमें सबसे पहले आता है आपका NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, देन कम्स योर 2,4-D, देन कम्स 2,4,5-T। तो ये कुछ क्या है आपके प्रोमोटर्स है, आपको इन सबको करना है अलोंग विद द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न क्लासिफाइड पीजीआर्स। और इसके अंदर आते हैं आपके मॉडर्न क्लासिफाइड पीजीआर्स के अंदर आपके आते हैं जैसे जेस्मोनिक एसिड, जेस्मिनॉइड्स हैं और ब्रासिनोस्टेरॉइड्स हैं। तो ये सारे के सारे आपके मॉडर्न क्लासिफाइड में आते हैं। क्वेश्चन आपको यहां से भी आ सकता है, और यहां से तो इनके रोल पे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ का ये रहा आपका कॉन्सेप्ट कि आपको कौन सी चीजें किसके अंदर कैसे करनी है, राइट। तो अब चल पड़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। इसके अंदर से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि प्लांट हार्मोन नहीं है, प्लांट हार्मोन नहीं है, प्लांट्स के अंदर आप हार्मोन नहीं पढ़ते उसको। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स, पॉलीअमाइन्स या सैलिसाइक्लिक एसिड। तो ये क्वेश्चन है जी आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फाइटोहार्मोन्स। तो जब आपने, मैंने आपको भी पीछे कहा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो अगर आपने मॉडर्न क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक है, अगर आपको आती है, अगर आपने उसका थोड़ा सा भी हिंट देखा है, तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन से आपका क्वेश्चन है, और जनरल क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्पल में से क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। बिकॉज कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो कैसा हार्मोन है, हार्मोन ही है लेकिन एनिमल हार्मोन है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ये आपको कौन रिलीज करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन इज बेसिकली रिलीज्ड बाय, ठीक है, तो ये कहां पर है, ये एनिमल के अंदर है। इट इज बेसिकली रिलीज्ड बाय द एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड के अंदर कौन सा पार्ट, कॉर्टेक्स पार्ट। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो रीजन है आपका, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ हार्मोन्स। और बाकी ये जो तीन है ये आपकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन से है, दे आर फ्रॉम द मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट इन विच ऑक्सिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। आपका कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें सबसे पहले ऑक्सिन को देखा गया था। अब देखिए आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शंस है, मस्टर्ड, पी, ओट्स एंड राइस। ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एक और ऑप्शन आए, जो कि आप मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताएंगे। आप कमेंट कीजिए, जितना आप कमेंट करेंगे, जितना आप मुझसे इंटरेक्ट करेंगे, उतनी आपकी चीजें क्लेरिफाई होती रहेंगी, उतना मुझे भी समझ आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसी ऑडियंस है जो मुझे देख रही है। तो जब आप सेशन देखते हैं तो एंड तक देखिए, राइट। होमवर्क क्वेश्चन को कीजिए, और जो क्वेश्चंस मैं बीच में आपसे सेशन में पूछ रही हूँ उनको भी आंसर कीजिए। जैसे लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ। नेम द प्लांट जिसमें ऑक्सिन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, मस्टर्ड, पी, ओट्स एंड राइस। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शंस है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर ओट्स। तो ये आपका वेंट ने, ठीक है, ओट्स जो है इट वाज डिस्कवर्ड। ऑक्सिन टर्म वाज आल्सो गिवन बाय, टर्म भी आपकी FW वेंट ने ही दी थी। इन्होंने डिस्कवर किया था ओट्स के कोलियोप्टाइल के अंदर सबसे पहले आपके ऑक्सिन को। तो डिटेल में इन्होंने ही बताया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनसे पहले
क्या FW से वेंट से पहले, इनसे भी पहले, प्रायर टू वेंट, ये जो साइंटिस्ट है, क्या आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन के बारे में किसने बात की थी? तो ऑक्सीजन के बारे में सबसे पहले उन्होंने बात की थी। और यहाँ पर आपको नेम ऑफ द साइंटिस्ट बताना है कि उन्होंने क्या नेम है और उन्होंने किस पर काम किया था, विच प्लांट का नाम क्या था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि है कोई एक ऐसा, हिंट भी दे रही हूँ, ऐसे साइंटिस्ट डेफिनेटली है। अगर उनका नाम या उनके जो जिस पे उन्होंने काम किया था प्लांट का, अगर वो प्लांट का नाम यहाँ आ जाता है तब उसका आंसर वो बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि अब यहाँ पर दिए ही आपको वेंट उसमें है, तो वेंट को इसमें प्रायोरिटी रखी गई है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओट्स। और इसको एविना सेटिवा कहा जाता है। ठीक है, एविना पे ज्यादा काम हुआ है, ज्यादा इसमें क्लैरिटी थी, इसलिए हम डब्ल्यू वेंट की जो कंडीशंस है उनको भी ज्यादा जो है वो एक्नॉलेज करते हैं। प्लस अगर आपको इस पे असाय पे आ जाए कि ऐसा कौन सा बायो असाय है जिससे आप पता लगा सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं ऑक्सीजन की, तो उसका आंसर होगा एविना कर्वेचर टेस्ट, एविना कर्वेचर टेस्ट, दिस इज योर बायो असाय। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नेचुरली अकरिंग फाइटो हार्मोन नहीं है, स्पेसिफिक कर दिया गया है ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का अगर हम मोटा मोटा रोल समझने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है वो आपके लेंथ ऑफ द प्लांट को ग्रो करता है डिस्पाइट ऑफ द लेटरल बड्स। तो ये एपिकल एपिसिस को डोमिनेट करता है, मतलब कि आपके एपिकल टिप्स जो होती है रूट और शूट की, वहां पर आपको ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिल जाएगा। अगर आप बात करेंगे इसकी ब्रांचेस की, इधर उधर जो आपकी ब्रांचेस निकली होती है तो वो ये करने ही नहीं देता है। तो अगर ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन में, वैसे भी ये आपकी लिटिल बड्स को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देता है। इसलिए आपका ऑक्सीजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एपिकल डोमिनेंस के लिए। तो यहाँ पर पूछा है कि आपका ऑक्सीजन जो है वो कौन सा नेचुरली अकरिंग नहीं है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस में आपके नेचुरली अकरिंग है, 2 से 3। ऑब्वियसली 3 जो होंगे वो नेचुरली अकरिंग है, एक ही है जो सिंथेटिक है। तो अगर आपने पीछे ग्राफ पढ़ा हो, अगर आपने वो ग्राफ भी ढंग से एनालाइज किया है, तब भी आप इस क्वेश्चन में उसका आंसर बता सकते हैं। ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा आंसर आपको लगता है? हाँ जी, यू कैन कमेंट राइट कि कौन सा आंसर है आपके अकॉर्डिंग जो कि आपका क्या है, नॉट अ नेचुरली अकरिंग आपका ऑक्सीजन है, यानी नेचुरली अकरिंग नहीं है तो कैसा है? सिंथेटिक है। क्या लगता है क्या हो सकता है? ए, बी, सी, डी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी। हमने 2,4-D को कहां पढ़ा था? हमने इसे पढ़ा है सिंथेटिक के अंदर। तो 2,4-D जो है इट्स योर सिंथेटिक और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे सिंथेटिक ऑक्सीजन भी कहा जाता है जो एज अ हर्बिसाइड्स यूज होता है, और वी कैन से दैट टू प्रिवेंट दी वीड्स, टू प्रिवेंट वीड्स हम इस 2,4-D को इस्तेमाल करते हैं। एक्सपैंड करके मुझे जरूर बताना 2,4-D का मतलब क्या है। D स्टैंड्स फॉर, D किसके लिए स्टैंड करता है? कमेंट करके आंसर बताओ इसका। ठीक है, तो जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप इंटरेक्ट भी कर रहे हो। नेम द अमाइनो एसिड which acts as a precursor of oxygen biosynthesis. Biosynthesis obviously living organisms से हम क्या कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम ऑक्सीजन की सिंथेसिस कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा आपका अमाइनो एसिड है जो प्रिकर्सर की तरह यूज किया जाता है अगर मुझे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना हो। सीरीन, ट्रिप्टोफैन, वलीन और ट्राइरोसिन। एक चीज याद रखिए, चारों के चारों आपके अमाइनो एसिड्स हैं, है ना? तो इसमें से अमाइनो एसिड कौन सा है जो आपका ऑक्सीजन के लिए जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जिसको प्रिकर्सर आता है उसको ये आंसर आता है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट करता है आपका इनटू दी ऑक्सीजन बाय दी ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे। तो कौन सा पाथवे है? ट्रिप्टोफैन, नॉट इंडिपेंडेंट, इट्स डिपेंडेंट पाथवे। तो ये भी आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है कि किस पाथवे को फॉलो करता है आपका ये आप ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द वन व्हिच इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। यानी ये क्वेश्चन आपको रोल्स ऑफ ऑक्सीजन पे आया है।
इसमें से कौन सा रोल जो है वो ऑक्सिन का नहीं है। सेल इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, रूटिंग। देखिए एक चीज याद रखिएगा, स्टेम इलोंगेशन जो आपकी ये होती है, अब देखो इसको ना कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे जो आपका ऑक्सिन होता है, राइट, जैसे हमारा ऑक्सिन है ना, अब क्या होता है, जो हमारा ऑक्सिन है वो आपका एपिकल डोमिनेंस करता है ना। एपिकल डोमिनेंस अगर ये करता है तो ये एपिसिस में प्रेजेंट होता है, यानी टिप्स पे प्रेजेंट होता है। तो टिप्स तो आपकी रूट और शूट दोनों के अंदर होती है ना, रूट और शूट। तो यानी स्टेम में भी कहीं ना कहीं इलोंगेशन करता होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी। तो रूट जो है वो प्रोमिनेंट वन है, प्रेफरेबल जो ज्यादा है वो रहती है आपकी इसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि रूट के अलावा स्टेम में नहीं करता है, शूट यानी स्टेम के अंदर नहीं करता है, करता है। लेकिन अगर आप इन ऑप्शंस, अब आपके पास ऐसे कुछ दिए गए हैं, सेल इलोंगेशन इसका मेन है, सेल इलोंगेट करेगा तभी तो वो एपिकल डोमिनेंस है, तो ये तो होगा। सेल डिफरेंशिएशन, ऑब्वियसली सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करते, ये भी होगा। रूट्स में इसका ज्यादा रोल है, तो ये तीन प्रोमिनेंट है। इन तीनों के आगे स्टेम इलोंगेशन जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब मोर आप ऐसे बोल सकते हैं, प्रेफरेबल जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेम इलोंगेशन। क्योंकि ये ज्यादातर प्रोमिनेंट किसका रोल है, ये प्रोमिनेंट रोल है आपका जिबरलिंस का, ऑक्सिन्स का नहीं है। ऑक्सिन्स हेल्प करते हैं स्टेम के अंदर भी, स्टेम इलोंगेशन करते हैं ऑक्सिन्स, ऐसी बात नहीं है। पर अगर हम कंपेयर करें चारों ऑप्शन को तो स्टेम इलोंगेशन कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि रूट्स के अंदर आपका ऑक्सिन का रोल जो है वो सबसे ज्यादा है। आपको फाइंड आउट करना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। सेल इलोंगेशन, रूटिंग एंड सेल डिफरेंशिएशन आपके मेन रोल्स हैं ऑक्सिन्स के। तो किसी को डाउट भी हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ, ऑक्सिन के अंदर जो है देयर इज स्टेम इलोंगेशन एज वेल, करता है क्योंकि वो स्टेम इलोंगेशन, बट इतना नहीं। अगर आप उसको मेजर मानते हो तो वो मेजर नहीं है, रूट्स के अंदर वो मेजर प्रेफरेबल, मोर प्रेफरेबल होता है, राइट। नेम द साइट ऑफ जिबरलिन्स सिंथेसिस। जिबरलिन्स जो जिबरलिक एसिड है आपके, जिबरलिन्स जो है वो आपके क्या है, दे आर आल्सो द फाइटोहार्मोन्स, आपके स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। तो उनको बनाते कहां पर, कहां फॉर्मेशन होती है, एंडोस्पर्म, कोलेप्टाइल, यंग लीव्स या स्कूटेलम, ए बी सी डी। तो अगर आपको ये भी समझ आ गया है तो भी आप इसके अंदर चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, तब भी आप इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट निकाल ही लोगे आंसर को। हाँ जी, जिबरलिन्स जो है ऑब्वियसली इलोंगेशन करते हैं, सो दे आर बेसिकली प्रेजेंट इनटू दी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एपिकल टिश्यूज या फिर यंग लीव्स ऑफ दी टिश्यूज, ठीक है। आई थिंक सी शुड बी द आंसर ना, नॉट ए, इट शुड बी सी, दैट इज योर एंडोस्पर्म में नहीं करता ये, जिबरलिन्स एंडोस्पर्म में नहीं करता, इट्स इनटू दी यंग लीव्स, ठीक है। तो ये आपका यंग लीव्स के अंदर जिबरलिन्स का मेन है, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। एपिकल में होता है, एंडोस्पर्म तो अंदर वाला हो गया ना आपका, या तो कोलेप्टाइल टिप होगा या फिर आपका सी, दैट इज दोनों, बी और सी दोनों हो सकते हैं इसके आंसर्स। सो देयर इज अ स्क्रैप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज इग्नोर दिस वन, इट कुड बी और सी बट इट शुड नॉट बी ए, दैट इज एंडोस्पर्म तो नहीं होगा, ठीक है। रूट्स भी प्रोड्यूस कर लेते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिबरलिन दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द शूट ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स। अब एक ऐसा जिबरलिन है जो शूट के अंदर है, ऑब्वियसली लीव्स वगैरह इसी में प्रोड्यूस होगा वो, है ना, एंडोस्पर्म में नहीं होगा। तो आपका जो पिछले वाले का आंसर मत कीजिएगा एंडोस्पर्म, इट्स योर इधर बी और सी। तो जिबरलिन जो सिंथेसाइज होता है शूट के अंदर, फिर वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिफरेंशिएट होता है, किसके थ्रू, कौन लेकर जाता है जिबरलिन को जो बना होता है, जाइलम, सीव ट्यूब, एल्यूरॉन लेयर या फिर फ्लोएम, ए बी सी डी। सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन में इसमें से कौन सी चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, ए बी सी या फिर डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर डी। तो आपका जो है फ्लोएम के थ्रू जाता है, लेकिन अगर जिबरलिन जो रूट्स के अंदर सिंथेसाइज होता है तब वो जाइलम के थ्रू जाएगा। अब अगर आपको हिंट पता लग जाए ना, तो शूट सिस्टम है, तो शूट सिस्टम है मतलब स्टेम वाला पार्ट है, लीव्स वाला पार्ट है, वहां पर अगर कोई चीज, जाइलम तो वाटर के लिए रूट्स के अंदर है, एल्यूरॉन लेयर आपके एंडोस्पर्म उससे रिलेटेड है, और सीव ट्यूब्स जो होते हैं दे आर बेसिकली फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। आंसर इज ऑफ फ्लोएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। स्टेम के अंदर ऑब्वियसली अगर लीव्स के अंदर बन रहा है तो फ्लोएम की लोडिंग अनलोडिंग होती है, उसी के साथ आपका जिबरलिन जो है वो भी ट्रांसपोर्ट होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज बोल्टिंग? बोल्टिंग किसे कहा जाता है, इंटरनोड इलोंगेशन को, रूटिंग, शूटिंग या शूट एपिकल मेरिस्टेम्स को, किसे कहा जाता है आपका बोल्टिंग? और इसके अंदर भी आपका एक हार्मोन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल।
ए बी सी डी. व्हाट इज बोल्टिंग? इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज योर ए. इसके अंदर इंटरनोड जब इलोंगेट होते हैं जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट. तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंटल क्वेश्चन भी बन सकता है. स्टेटमेंटल क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बोल्टिंग के अंदर इंटरनोड्स की इलोंगेशन होती है आफ्टर दी फ्लावरिंग. अगर यहाँ आफ्टर फ्लावरिंग आ गया तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत है. इट शुड बी बिफोर. तो बिफोर इज द करेक्ट वन. बिफोर इसका करेक्ट आंसर है. फ्लावरिंग से पहले प्लांट के अंदर जब ये आपके नोड्स इंटरनोड्स इलोंगेट होते हैं तब हम उसे बोल्टिंग कहते हैं. और ये हमेशा एनवायरमेंटल जो आपके सिग्नल्स होंगे उसी से ट्रिगर होता है, अदरवाइज नहीं होता है. Which of the following plant hormone is responsible for seed germination? सीड जर्मिनेशन, सीड जब जर्मिनेट करता है एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल के अंदर तो कौन सा प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल? ऑक्सिन, जिबरलिन, इथाइलिन और आपके एब्सिसिक एसिड. तो अगर आप सीड जर्मिनेट देखोगे अंडर द सॉइल है तो वहां पर कौन सा हार्मोन होगा? अगर आपको इसका भी हिंट लग गया है तो भी आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. ए बी सी डी. सोचो और आंसर करो कि क्या हो सकता है इसका आंसर. सीड जर्मिनेशन है. सीड्स के अंदर आपका बी इज द करेक्ट आंसर. आपके जिबरलिन्स जो होते हैं जब वो रूट्स के अंदर होते हैं ना, दैट इज वेजिटेटिव ग्रोथ होती है. तो इसमें रिजर्व फूड जो है वो आपका यूटिलाइज होता है और एंडोस्पर्म के फॉर्म में जो स्टोर होता है उसी को यूज किया जाता है. तो जिबरलिन इज द करेक्ट आंसर. नेम द फर्स्ट नेचुरली अकरिंग साइटोकाइन्स. तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द सेल डिवीजन. और साइटोकाइनेंस ये भी आपके ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. पर पहला नेचुरली जो आपको मिला हो ऐसा कोई जो आपने इसकी, और ये क्वेश्चन है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे सो दिस इज फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द साइटोकाइनेंस. नियोजेंथीन, जेंथोजेन, जीटिन या जेटिन या आइसोपेंटेनाइल एडेनाइन. हाँ एडेनाइन ही है. ए बी सी डी. पहला हार्मोन, पहला नेचुरली अकरिंग साइटोकाइन. बहुत ही इजी आंसर है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. जेटिन जो है वो आपका आइसोलेट किया गया था फ्रॉम द मिलर एंड लिथम के थ्रू. Which of the following plant hormone causes the delay in leaf senescence? This is a most expected question. Delay किसके अंदर हुआ था? डिले अगर करना हो, लीफ सेनेसेंस का मतलब होता है मैच्योरेशन, जब वो एडल्टिंग होती है उसकी, है ना. तो वो अगर फॉलिंग ऑफ जो है लीफ का, उसमें अगर देरी करनी हो, डिले करना हो तो आप कौन सा हार्मोन यहाँ पर यूज करेंगे? एब्सिसिक एसिड जिसको आप ए बी कहते हैं, ठीक है. और इथाइलिन, ऑक्सिन या साइटोकाइनेंस. ए बी सी डी. लीफ की सेनेसेंस आपको दूर करनी है, डिले करनी है, थोड़ा पोस्टपोन करना उस प्रोसेस को, तो आप जो हार्मोन यूज करेंगे वो आप करेंगे दैट इज योर डी ऑप्शन, दैट इज साइटोकाइन्स. तो ये डिले करते हैं आपके लीफ के सेनेसेंस. तो साइटोकाइनेंस जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा उसके अंदर डिले होगा. ठीक है. राइट. चलिए नेक्स्ट. नेम द स्ट्रेस हार्मोन ऑफ द प्लांट. प्लांट के अंदर स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं? ब्रासिनोस्टेरॉइड, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनेंस या फिर थाइलिन. ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. ए बी सी डी. किसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑब्वियसली और ए बी ए. अब ये तो हो गया स्ट्रेस हार्मोन. होता क्या है स्ट्रेस हार्मोन? स्ट्रेस देता है, प्लांट्स को स्ट्रेस देता है या प्लांट्स का स्ट्रेस रिलीव करता है. सो इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन. बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन इसे के लिए कहता है. समटाइम्स प्लांट्स क्या होते हैं आपके, वो एक एडवर्स कंडीशन के अंदर सर्वाइव करते हैं. एडवर्स कंडीशंस का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी ऐसी कंडीशंस जो प्लांट के सर्वाइवल के लिए खराब भी हो सकती है. प्लांट ऐसी कंडीशंस के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता. उस कंडीशन के अंदर एबीए रिलीज हो जाता है और बेसिकली हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन दी एडवर्स कंडीशंस. तो वो एडवर्स कंडीशंस में सर्वाइव करने में उसको हेल्प करता है. दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन. तो बी इज द करेक्ट आंसर. डेफिशिएंसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन कॉज ड्वार्फिज्म इन द प्लांट. तो अगर प्लांट छोटा रह जाए हाइट में तो किसकी डेफिशिएंसी हो सकती है? इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन या ब्रासिनोस्टेरॉइड्स. तो अगर आप देखोगे ना इसमें ब्रासिनोस्टेरॉइड्स या आपके सैलिसाइक्लिक एसिड जी बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन करनी ही करनी है. ठीक है, ये छोड़नी नहीं है आपको. यू कैन नॉट स्किप इट. ठीक है, नहीं छोड़ सकते आप इसे. तो अगर किसी की डेफिशिएंसी हो, ड्वार्फिज्म हो जाए, ऑब्वियसली डी. ब्रासिनोस्टेरॉइड्स केमिकली सिमिलर होते हैं एनिमल हार्मोन के और ये सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, डिफरेंशिएशन के इक्वल होते हैं. द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस. तो बहुत ही सिंपल है.
ऐसा हार्मोन जो एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिसके अंदर आपकी रूट और शूट टिप पे वो प्रेजेंट है और आपकी उन्हीं रूट को क्या करता है, इलोंगेट करने में वो हेल्प करता है। तो वो आपका कौन सा हार्मोन है? एपिकल डोमिनेंस का मतलब है नो लेटरल बड्स और नो लेटरल बड्स ग्रोथ, साइड की ब्रांचेस नहीं निकल सकती, नो लेटरल बड, सिर्फ एपिकल एपिसिस होगा, IAA, ABA, GA या फिर काइनेटिन। सो इसका आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, विच इज ऑल्सो अ नेचुरली अकरिंग वन। और ABA जो होता है, इट प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ द ओल्डर पार्ट्स, जिबरलिन जो है वो सेनेसेंस को डिले करता है, और आपका काइनेटिन जो है वो रिमूव करता है एपिकल डोमिनेंस को और एड करता है आपके लेटरल ग्रोथ को। ठीक है, तो जो आपका काइनेटिन है वो लेटरल ग्रोथ को लेकर जाता। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सिन का एंटागोनिस्टिक नेचर किसका होता है, तो ऑक्सिन का एपिकल डोमिनेंस का एंटागोनिस्टिक जो है दैट इज अ साइटोकाइनिन या काइनेटिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइन्स, दे आर दी antagonistic with each other in the matter of lateral growth. Okay, phototropic and geotropic movements are linked to. फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है आपका लाइट की टुवर्ड्स द लाइट, जब प्लांट मूव करते हैं। जियो का मतलब होता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी अंडर द सॉइल। ठीक है, जियोट्रॉपिक का मतलब है जब वो ग्रेविटेशनल से ग्रेविटी से वो अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिक। और जब वो फोटो की तरफ लाइट की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, वी कॉल इट एज फोटोट्रॉपिक। तो दोनों की दोनों जो मूवमेंट होती है वो किससे लिंक्ड है? इथाइलिन, ABA, जिबरलिक एसिड या फिर डी ऑक्सिन? ABCD क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? ABCD, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑक्सिन जो है इट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ प्लांट स्टेम्स इंक्लूडिंग अ फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक। और जो जिबरलिक है वो अर्ली मैच्योरिटी कर देता है प्लांट्स की। ABA है वो डेथ ऑफ द प्लांट प्रिवेंट करता है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और इथाइलिन रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये मैं आपसे कहती हूँ बार बार कि इथाइलिन इज नॉट ओनली अ गैसियस हार्मोन, ऐसा नहीं है कि इथाइलिन सिर्फ और सिर्फ गैसियस हार्मोन है। ऑब्वियसली अगर वो गैसियस हार्मोन भी है तो उसी के अंदर से आपके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड आपका रोल निकलता है, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही तो है। द हार्मोन विच कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन। अब आपको मुझे बताना है व्हाट इज वर्नलाइजेशन अकॉर्डिंग टू यू, किसे कहते हैं वर्नलाइजेशन? आपको कमेंट करके मुझे बताना है। जब आप मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो आप ये सोचिए कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपका रिवीजन हो रहा है टॉपिक का। बताने को तो मैं भी बता सकती हूँ आपको वर्नलाइजेशन, आप भी बता दूंगी, ये भी ऑब्वियसली एक तरह का प्रोसेस ही होगा वर्नलाइजेशन। पर किस तरीके का प्रोसेस है वर्नलाइजेशन के अंदर, हम करते क्या है वो आप मुझे बताएंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो। एग्जाम आपको डेफिनेटली देना है तो आपको इन चीजों को क्लियर करना है और ऑन द स्पॉट चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। जब आप सवाल पढ़ रहे हैं तो आपको सवाल का मतलब पता होना चाहिए। जब तक आपको सवाल का मतलब पता नहीं होगा आपको आंसर पता ही नहीं होगा, फिर तो आप ऐसे ही करोगे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आपको हो सकता है तक पहुंचने के लिए भी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि जब क्वेश्चन पढ़ो तो सीधा आंसर की तरफ मूव करो। ऑक्सिन कहाँ है, साइटोकाइनिन कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं कौन सा ऑप्शन होगा वो में, और ये फाइंड आउट करने में कि विच वन ऑफ द करेक्ट आंसर एंड टू फाइंड आउट वेयर द आंसर इज रिटन, बहुत फर्क है। पर फर्क सिर्फ इतना सा है कि यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो रिप्लेस करता है वर्नलाइजेशन को वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर जिबरलिक एसिड। ठीक है, तो जो IA है वो रूटिंग को जो है इनिशिएट करता है। ABA फंक्शनल होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। काइनेटिन में नए लीव्स बनते हैं क्योंकि आपकी क्या है, सेल डिवीजन होती है और एडवेंटेशियस रूट्स फॉर्मेशन होती है। इट्स योर जिबरलिक एसिड। ठीक है, तो आपको मुझे वर्नलाइजेशन बताना है क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्पीन डेरिवेटिव, इसमें से कौन सा जो है वो टर्पीन से निकाला हुआ है, टर्पीन का डेरिवेटिव है? इथाइलिन, ABA, ऑक्सिन या फिर जिबरलिक एसिड। तो ये क्या है, आपके कुछ आपके हार्मोन्स हैं जिसमें आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्पीन डेरिवेटिव, जो टर्पीन से बना हो, राइट? सो इसका आंसर, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसे आपको मुझे बताना है। ऑब्वियसली होमवर्क है तो यू हैव टू कमेंट द आंसर। जिनके आंसर सही होंगे कल की क्लास में उन्हें डिस्प्ले किया जाएगा। जितना ज्यादा रिप्लाई करोगे ना
उतना ज्यादा बेटर है। और अगर आप ये क्वेश्चंस की जो फॉर्म है, इफ यू वांट देम इनटू अ पीडीएफ फॉर्म, तो आपको नीचे दिया गया लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहां पर उस लिंक को क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल से हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। वहां पर आपको सारी की सारी फॉर्म्स इन अ फ्री पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल है क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, और एक ना एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आ जाएगा, इधर या तो एक्सप्लेनेशन से आ जाता है, या फिर आपको क्वेश्चन का फॉर्म एज इट इज भी क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा घुमा के आ जाए, पर कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, कॉन्सेप्ट तो वही रहना है, चाहे जो भी हो जाए। तो अगर आप मुझसे इंटरेक्ट करेंगे, आप मुझसे बात करेंगे, एक तो आप बात ही नहीं करते हो, ठीक है। पता नहीं क्यों आप लोग इतना ज्यादा जो है वो हेजिटेट करते हैं कमेंट करने से, मुझे नहीं पता व्हाट इज द रीजन, बट मुझे इतना पता है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और एंड तक देख रहे हैं, तो एक कमेंट करके डेफिनेटली जाइएगा कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको ऑलरेडी चीजें पता है तो आप आंसर कर दीजिए, ठीक है। 1 सेकंड 2 मिनट से भी कम समय लगता है एक क्वेश्चन को आंसर करने में, पर जब आप आंसर्स करते हैं तो सामने वाले को समझ आ जाता है कि आप लोग उसकी वीडियोस देख रहे हैं, प्लस आपको चीजें भी क्लियर है, और हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा पेपर डिजाइन हो जाए इन्हीं सेशंस की वजह से, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं पता है ना, हर चीज जो होती है वो हम ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ इतना कह सकते हैं कि इसमें इतनी इतनी श्योरिटी है कि इस चीज पे अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर क्रैक करके जाएंगे, ये तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गारंटी है, ठीक है। तो जो मुझसे इंटरेक्ट करेगा और जो इन क्वेश्चंस के आंसर करेगा, डेफिनेटली आपको पेपर में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो आई विल होप कि एवरीबडी विल कमेंट द आंसर, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको जो है वो सेशन कैसा लगा है। अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक मेजर है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो हमने अभी तक नहीं किया है और आप उस पर बात करना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।